नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जासूस अमन फाइल्स में फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जासूस अमन और उसके सहयोगी पिद्दू सिंह का एक नया केस। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा नया केस। सर्दियों की शाम थी। हमारे दफ्तर में सन्नाटा था। सिर्फ अमन की मेज पर चाय की भाप उठ रही थी। अमन खिड़की के बाहर देख रहा था, जैसे धुंध में कुछ पड़ रहा हो। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अंदर आती है मिसेज शालिनी वर्मा, एक अमीर घराने की महिला, लेकिन उनका चेहरा आंसुओं से सूजा हुआ था। बैठिए। अमन ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। आप बहुत घबराई हुई लग रही हैं। शालिनी ने कांपते हाथों से पानी का ग्लास पिया। अमन सर, मेरे पति राजीव पिछले 3 दिन से घर नहीं आए हैं। पुलिस कह रही है कि शायद वो कहीं चले गए हों, खुद ही आ जाएंगे। लेकिन मैं जानती हूँ सर, वो किसी मुसीबत में है। अमन ने पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है? शालिनी ने अपने पर्स से एक लिफाफा निकाला और मेज पर रख दिया। उनके गायब होने की अगली सुबह मुझे उनकी दराज में ये मिला। अमन ने लिफाफा खोला। अंदर एक काला विजिटिंग कार्ड था। उस पर कोई नाम नहीं था, कोई नंबर नहीं था, सिर्फ चांदी के रंग से एक मकड़ी बनी हुई थी। मैंने झुक कर कार्ड देखा। अमन, ये क्या है? किसी हेलोवीन पार्टी का कार्ड लग रहा है। अमन ने कार्ड को हाथ में लिया। उसने उसे स्कैन नहीं किया, ना ही कोई गैजेट निकाला। उसने बस उस मकड़ी के निशान को गौर से देखा। उसके माथे पर एक छोटी सी सिकन आ गई। नहीं पिद्दू, अमन की आवाज अब गंभीर थी। मैंने इस निशान के बारे में सुना है। अंडरवर्ल्ड में दबी जुबान में लोग इसे मकड़ी का जाल कहते हैं। शालिनी थोड़ा सा घबरा गई। मकड़ी का जाल? ये क्या है? अमन ने कार्ड मेज पर रखा। मिसेस वर्मा, शहर में एक ऐसा नेटवर्क चलता है जो लोगों की पहचान का सौदा करता है। सुना है कि जो लोग कानून से भागना चाहते हैं या अपना काला पैसा छुपाना चाहते हैं, वो इनके पास जाते हैं। ये लोग इंसान को गायब कर देते हैं, हमेशा के लिए। शालिनी रोने लगी। तो क्या राजीव ने खुद? अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, अमन ने उन्हें दिलासा दिया। हो सकता है वो इसमें फंस गए हो, पर आप चिंता मत कीजिए। अगर वो इस शहर में हैं तो मैं उन्हें हर हाल में ढूंढ निकालूंगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि अभी पुलिस को इस कार्ड के बारे में मत बताइएगा। अगर ये नेटवर्क सच में उतना खतरनाक है जितना मैंने सुना है, तो पुलिस के बीच में आते ही वो राजीव को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शालिनी ने आंसू पोंछे और चली गई। शालिनी के जाते ही अमन ने अपनी जैकेट उठाई। चलो पिद्दो। कहाँ अमन? चांदनी चौक, अमन ने कहा। हमें बब्बन से मिलना है। बब्बन शहर का वो आदमी है जो जाली पासपोर्ट, आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाने का उस्ताद था। अगर शहर में पहचान का कोई धंधा चल रहा है तो भब्बन को उसकी भनक जरूर होगी। हम चांदनी चौक की एक तंग गली में पहुंचे। वहां एक पुरानी कचौड़ी की दुकान के पीछे बब्बन बीड़ी पी रहा था। अमन को देखते ही वो भागने वाला था, लेकिन मैंने उसका रास्ता रोक लिया। अरे अमन भाई, बब्बन ने नकली हंसी हंसी। आज इधर कैसे आना हुआ? मैंने तो वो जाली स्टैंप वाला काम कब का छोड़ दिया है, कसम से। अमन ने उसे दीवार से सटाया और फिर उसे कंधे पर हाथ रखा। बब्बन, मैं तेरे छोटे मोटे धंधों के लिए नहीं आया। मुझे बस एक जानकारी चाहिए। अमन ने वो काला कार्ड बब्बन को दिखाया। कार्ड देखते ही बब्बन के तोते उड़ गए। उसने अपनी बीड़ी फेंक दी और इधर उधर देखने लगा कि कोई सुन तो नहीं रहा। भाई साहब, बब्बन फुसफुसाया, इसे अंदर रख लीजिए। अगर किसी ने देख लिया कि मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं तो कल मेरी लाश यमुना में मिलेगी। तो तू जानता है इसे? अमन ने कहा। जानता नहीं, बस सुना है, बब्बन कांपते हुए बोला। ये सिस्टम है भाई साहब, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। ये कोई आम गैंग नहीं है। यहाँ एंट्री का कोई पता नहीं होता। अमन ने उसकी आंखों में देखा।
मुझे राजीव वर्मा को ढूंढना है। वो इस जाल में फंसा है। मुझे बता दे, इनका अड्डा कहाँ है। मुझे नहीं पता अमन जी, सच में, बब्बन गिड़गिड़ाया। ये लोग जगह बदलते रहते हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ। मेरे जैसे छोटे आदमी को वो अपने पास फटकने भी नहीं देते। अमन ने मुड़ने का नाटक किया। ठीक है, तो मैं नारकोटिक्स वालों को बता देता हूँ कि बब्बन आजकल ड्रग्स भी सप्लाई कर रहा है। अरे नहीं नहीं, बब्बन ने अमन का हाथ पकड़ लिया। रुकिए रुकिए, पता नहीं है मेरे पास, लेकिन एक आदमी है। अमन रुक गया। कौन है वो आदमी? बब्बन ने आवाज और धीमे कर ली। एक आदमी है, नाम है सुल्तान भाई। सुल्तान? अमन ने पूछा। वो कबाड़ी वाला? हाँ हाँ वही, बब्बन ने कहा। बाहर से वो पुरानी गाड़ियां काटता है, लेकिन खबर है कि इस मकड़ी के जाल में जो लोग गायब होते हैं उनकी गाड़ियां और उनका सामान ठिकाने लगाने का काम सुल्तान के पास ही आता है। अगर वो राजीव वर्मा अपनी कार से गया होगा तो उसकी गाड़ी सुल्तान के पास जरूर पहुंची होगी। अमन मुस्कुराया। ये हुई ना बात बब्बन। सुल्तान की कबाड़ी मार्केट, मायापुरी में। बब्बन ने हाथ जोड़ा। भाई जी, मेरा नाम मत लेना। सुल्तान बड़ा खतरनाक आदमी है। वो लोहे के साथ साथ मुझे भी काट देगा। अमन ने बब्बन की जेब में 500 का नोट डाला। चाय पी लेना बब्बन, और हाँ, मुंह बंद रखना। हम गली से बाहर आ गए। शाम अब गहरी हो चुकी थी। अमन ने अपनी जीप स्टार्ट की। पिद्दू, मायापुरी चलो। आज हमें सुल्तान से ये पूछना है कि उसने राजीव की गाड़ी का क्या किया। रास्ता साफ था, लेकिन मंजिल खतरनाक। हम मकड़ी के जाल के पहले धागे को पकड़ने जा रहे थे। रात के 9 बजने को हो रहे थे। चारों तरफ गाड़ियां काटने की आवाजें, हवा में जलते हुए रबर और जंग लगे लोहे की बदबू, और हर तरफ गैस कटर से निकलती चिंगारियां, जैसे लोहे की दिवाली मन रही हो। मैं और अमन इस लोहे के कब्रिस्तान में चल रहे थे। अमन का चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन मेरी हालत खराब थी। यहाँ के लोग ऐसे घूर रहे थे जैसे हम कोई पुरानी मारुति हो जिसे अभी काट दे वो। अमन, मैंने धीरे से कहा, सुल्तान यहाँ का बादशाह है क्या? अगर उसने अपने लड़कों को इशारा करा तो हम यहाँ से साबुत वापस नहीं जा पाएंगे। अमन ने अपने कोट की कॉलर ठीक की। सुल्तान व्यापारी है बिद्दू, कातिल नहीं। उसे पैसे से प्यार है। हम उसे डराएंगे नहीं, बस एक सौदा करेंगे। थोड़ी देर बाद हम एक सकरी गली से गुजरे, जिसके दोनों तरफ गाड़ियों के टायरों के पहाड़ बने हुए थे। सामने एक बड़ा सा शेड था। वहां बाकी दुकानों से ज्यादा रोशनी थी, और साथ ही साथ एक अजीब सा सन्नाटा भी। शेड के बीचों बीच एक पुरानी एम्बेसडर कार की पिछली सीट को सोफे की तरह रखा गया था। उस पर एक भारी आदमी बैठा था, गले में मोटी सोन की चैन और हाथ में हुक्का लिए हुए। वही था सुल्तान। उसके आसपास 4-5 लड़के खड़े थे, जिनके हाथों में बड़े बड़े पाने और हथौड़े थे। हमें देखते ही वो लड़के सीधे हो गए, लेकिन अमन नहीं रुका। वो सीधे सुल्तान की तरफ गया। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, जहां मैंने सुरक्षा के लिए मिर्ची स्प्रे रखा था, क्योंकि बंदूक तो अमन जी ले गए थे। अमन सुल्तान के सामने जाकर खड़ा हो गया। सुल्तान, अमन ने कड़क आवाज में कहा, मुझे तुमसे एक गाड़ी के बारे में पूछना है। एक होंडा सिटी, जो 3 दिन पहले यहाँ आई थी। मुझे लगा शायद सुल्तान भड़क जाएगा, गालियां देगा या फिर हमला करेगा, लेकिन सुल्तान ने ना तो अपने लड़कों को इशारा किया, ना ही किसी तरीके का गुस्सा दिखाया। उसने हुक्के का एक कश लिया, धुआं छोड़ा, और फिर एक डरावनी मुस्कान के साथ अमन को देखा। उसने अपने हाथ जोड़े। आइए अमन साहब, आपका ही इंतजार था। अमन चौंक गया, साथ ही साथ मैं भी। इंतजार? अमन की आंखों में एक सवाल था। तुम्हें कैसे पता मैं आ रहा हूँ? सुल्तान हंसा। उसकी हंसी किसी जंग लगे दरवाजे की तरह थी। अरे साहब, ये मकड़ी का जाल है। जब कोई मक्खी भिनभिनाती है तो मकड़ी को पता तो चल ही जाएगा।
बब्बन ने जैसे ही आपको मेरा नाम बताया, खबर ऊपर पहुंच गई कि मशहूर जासूस अमन तशरीफ ला रहे हैं। अमन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? राजीव वर्मा कहाँ है? सुल्तान अपनी सीट से खड़ा हुआ। राजीव वर्मा अब एक इतिहास है अमन जी। वो बिक चुका है, मिट चुका है। उसे ढूंढने का मतलब है मुर्दे उखाड़ना। मैं मुर्दे उखाड़ने में माहिर हूँ, अमन ने सुल्तान की आंखों में आंखें डालकर कहा। सुल्तान धीरे से मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से एक काला लिफाफा निकाला, बिल्कुल वैसा ही जैसा शालिनी मैडम के पास था। उसने वो लिफाफा अमन की तरफ बढ़ा दिया। साहब ने कहा था कि आप बड़े जिद्दी हैं, मानेंगे नहीं। सुल्तान ने कार्ड अमन के हाथ में थमाया। इसीलिए साहब ने आपको दावत पर बुलाया है। उन्होंने कहा, अगर अमन को सच जानना है तो उसे जाल के अंदर आना ही होगा। बाहर खड़े होकर तमाशा देखने से कुछ नहीं मिलेगा। अमन ने लिफाफा खोला। अंदर एक काला कार्ड था। उस पर एक क्यूआर कोड और एक समय लिखा था, टुनाइट 11 PM। अमन ने कार्ड को देखा, फिर सुल्तान को। ये कहाँ का पता है? ये पता नहीं, पहेली है। सुल्तान ने हुक्के की नली उठाई। स्कैन करो, लोकेशन मिल जाएगी। लेकिन याद रखो जासूस जी, वहां जाने का रास्ता है, वापस आने का नहीं। राजीव वर्मा भी अपनी मर्जी से गया था, पर देखिए, आज तक नहीं लौटा। अमन ने कार्ड अपनी जेब में रखा। राजीव वर्मा कमजोर था सुल्तान, मैं नहीं। अमन मुड़ा और चलने लगा। चलो पिद्दू, सुल्तान पीछे से बोला। खुदा हाफिज अमन जी, अगली बार शायद आपकी गाड़ी मेरे पास ही कटने आएगी। उसके लड़के हंसने लगे। हम जीप में वापस बैठे। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे। अमन, ये तो पूरी तरीके से एक जाल है, मैंने कहा। उन्हें पता था हम आएंगे। वो हमें बुला भी रहे हैं। हमें वहां नहीं जाना चाहिए। अमन ने जीप स्टार्ट की और डैशबोर्ड पर रखे उस काले कार्ड को देखा। पिद्दू, शिकार को पकड़ने के लिए शिकारी को कभी कभी खुद भी चारा बनना पड़ता है। अमन ने अपना फोन निकाला और क्यूआर कोड स्कैन किया। एक लोकेशन मैप पर फ्लैश हुई। तैयार हो जाओ पिद्दू। अमन ने गियर डाला। आज रात हम एक ऐसी पार्टी में जा रहे हैं जहां मेहमानों की नहीं, उनकी पहचान की बोली लगती है। रात के 10:30 बज रहे थे। हम छतरपुर के एक सुनसाने रास्ते पर अपनी जीप में बैठे थे। अमन पिछली सीट पर बैठा था, लेकिन वो अमन नहीं लग रहा था। उसने गहरा नीला इटालियन सूट पहना था, बालों को जेल लगाकर पीछे किया हुआ था, और चेहरे पर एक काला वेनिशियन मास्क था जो सिर्फ उसकी आंखों को दिखा रहा था। अरे अमन, मैंने शीशे में देखते हुए कहा, तुम तो बिल्कुल किसी विलन की तरह लग रहे हो। अमन ने अपनी टाई ठीक की। उसकी आवाज बदली हुई थी, थोड़ी भारी और घमंडी। पिद्दू, आज रात मैं अमन नहीं हूँ, मैं हूँ विक्रम सेठी, एक भ्रष्ट क्रिप्टो इन्वेस्टर जिसने देश छोड़कर भागना है और जिसे एक नई पहचान की जरूरत है। अमन ने मुझे एक छोटा सा ईयरपीस दिया। तुम बाहर रहोगे पिद्दू? अगर मेरा सिग्नल बंद हो जाए तो समझ लेना कि विक्रम सेठी पकड़ा गया और जासूस अमन अब मुसीबत में है। अमन जीप से उतरा और उस विशाल फार्म हाउस के गेट की तरफ बढ़ा। गेट पर बाउंसर खड़े थे। अमन ने अपना फोन दिखाया, वही क्यूआर कोड जो सुल्तान ने दिया था। स्कैनर बीप हुआ और गेट खुल गया। अंदर का नजारा किसी डरावनी फिल्म जैसा था। हॉल में मध्यम रोशनी थी। वहां कोई शोर शराबा या डीजे नहीं था, बस वायलिन की बहुत धीमी धुन बज रही थी। वहां करीब 50-60 मेहमान थे। सबने महंगे कपड़े पहने रखे थे और सबके चेहरों पर नकाब थे। कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। सब एक बड़े स्टेज की तरफ देख रहे थे। अमन भी भीड़ में शामिल हो गया। उसने वेटर से एक ड्रिंक उठाई। स्टेज पर एक आदमी खड़ा था।
जो किसी चीज की बोली लगा रहा था। अगला आइटम, प्रोफाइल नंबर 402। एक 35 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसकी पिछले हफ्ते रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। साफ रिकॉर्ड, कोई लोन नहीं, परफेक्ट नई पहचान। शुरुआती बोली 50 लाख। अमन का खून खौल गया। यहाँ मरे हुए लोग की पहचान जिंदा अपराधियों को बेची जा रही थी। तो क्या यही था मकड़ी का जाल? अमन भीड़ में किसी ऐसे चेहरे को ढूंढ रहा था जो इंचार्ज लगे। तभी एक बुजुर्ग सा शख्स धीरे धीरे चलते हुए अमन के पास आया। उस आदमी ने एक सुनहरा मास्क पहना रखा था। उसके हाथ में एक कीमती लकड़ी की छड़ी थी जिसके हैंडल पर चांदी की मकड़ी बनी थी। वो आदमी अमन के बगल में खड़ा हो गया। नया चेहरा। उस आदमी ने बहुत ही नजाकत और तहजीब से कहा। आवाज थोड़ी कांपती हुई लेकिन रौबदार थी। या कहूँ नया नकाब। अमन, जो कि विक्रम सेठी के किरदार में था, लापरवाही से जवाब दिया। चेहरा पुराना हो या नया, कीमत सही होनी चाहिए। मैं यहाँ टाइम पास करने नहीं आया हूँ बुजुर्गवार। सुनहरे मास्क वाला आदमी हंसा। अधीरता युवाओं की निशानी है मिस्टर। विक्रम, विक्रम सेठी। अमन ने झूठ बोला। मुझे क्लीन एग्जिट चाहिए और मुझे बताया गया कि यहाँ का मालिक, जिसे लोग मकड़ी कहते हैं, वो शायद यही काम करता है। सुनहरे मास्क वाले आदमी ने अपनी जड़ छड़ी जमीन पर टिकाई। मकड़ी कोई एक इंसान नहीं है मिस्टर विक्रम। मकड़ी एक सोच है, एक व्यवस्था है। उसने अमन की ड्रिंक की तरफ इशारा किया। आप अपनी ड्रिंक नहीं पी रहे। विस्की बहुत ही उम्दा है। मैं काम के वक्त नहीं पीता, अमन ने कड़क कर कहा। हम्म। वो आदमी अमन के चारों तरफ धीरे धीरे घूमने लगा, जैसे कोई जौहरी हीरे को परख रहा हो। सूट बहुत महंगा है, मास्क भी शानदार है, और आपकी ये घमंडी वाली एक्टिंग काबिल तारीफ है। एक भगौड़े इन्वेस्टर को ऐसा ही दिखना चाहिए। अमन सतर्क हो गया। इस आदमी की बातों में कुछ तो अजीब था। आप क्या कहना चाहते हैं? अमन ने पूछा। वो आदमी अमन के बिल्कुल करीब आया। उसने अमन की आंखों में जाना। मैं ये कहना चाहता हूँ जनाब। उसने अपनी आवाज फुसफुसाहट में बदल ली कि विक्रम जैसा फ्रॉड आदमी जब खड़ा होता है तो उसके कंधे झुके होते हैं डर की वजह से। लेकिन आप बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं, तने हुए, जैसे कोई सिपाही या जासूस होता है। अमन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वो पिस्तौल निकालने ही वाला था कि सुनहरे मास्क वाले ने अमन के कंधे पर हाथ रखा। और सबसे बड़ी बात, आपकी आंखों में लालच नहीं है मिस्टर। आपकी आंखों में एक चमक है। ये चमक इस अंधेरे कमरे में बहुत चुभ रही है मिस्टर अमन। अमन सन्न रह गया। उसका कवर अब जा चुका था। तो तुम ही हो मकड़ी, अमन ने असली आवाज में कहा। सुनहरे मास्क वाले आदमी ने पीछे कदम बढ़ाए और भीड़ में घुलने लगा। मैंने कहा था ना, मकड़ी एक सोच है और आप उस सोच के जाल में फंस चुके हैं। तभी अचानक हॉल की लाइटें बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। पकड़ो उसे, अमन चिल्लाया और उसकी तरफ दौड़ा। लेकिन जब 5 सेकंड बाद इमरजेंसी लाइट्स जलीं तो वो सुनहरा मास्क वाला आदमी गायब हो चुका था। और अब हॉल के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स की बंदूकें अमन की तरफ तनी हुई थी। ईयरपीस में मैंने उसे आवाज दी। अमन, पुलिस का सायरन सुनाई दे रहा है। किसी ने टिप दी है कि यहाँ एक अवैध नीलामी चल रही है। शायद वो तुम्हें फंसा रहे हैं। अमन समझ गया कि मकड़ी ने उसे बुलाया, पहचाना
और अब उसे ही मुजरिम बनाकर पुलिस के हवाले करने वाला था। अमन अकेला था। नकाब अब उतर चुका था और खेल जानलेवा हो गया था। फार्म हाउस के हॉल में अफरा तफरी मची हुई थी। इमरजेंसी लाइट्स की लाल रोशनी में पुलिस वाले हर दरवाजे से अंदर घुस रहे थे। हैंड्स अप, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इंस्पेक्टर राठी अपनी टीम के साथ सबसे आगे थे। उनकी नज़र सीधा स्टेज के पास खड़े उस शख्स पर गई जिसने महंगा नीला सूट और काला मास्क पहना रखा था। वो शख्स अमन, जो कि विक्रम सेठ के भेसी में था। राठी ने दौड़कर अपनी रिवॉल्वर सीधे अमन के माथे पर तान दी। बहुत खेल खेल लिया मकड़ी, राठी चिल्लाकर बोला। तुम्हारी ये इंसानों की मंडी आज बंद हो गई। मास्क उतारो। हॉल में सन्नाटा छा गया। बाकी मेहमान, जो सारे अपराधी थे, जमीन पर लेटे हुए थे। अमन ने बहुत ही इत्मीनान से अपने हाथ ऊपर किए। गोली मत चलाना राठी, अमन ने अपनी असली आवाज में कहा, वरना बाद में बहुत पछताओगे। राठी चौंक गया। ये आवाज। अमन ने अपना वेनिशियन मास्क उतारा और जमीन पर फेंक दिया। हेलो इंस्पेक्टर। राठी ने अपनी बंदूक नीचे कर ली, लेकिन उनका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। अमन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राठी ने अमन का कॉलर पकड़ने की कोशिश की। तुम पागल हो गए हो? तुम एक अवैध नीलामी में कर क्या रहे हो? और हाँ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर मेरी टीम में से कोई गोली चला देता तो? अगर मैं तुम्हें बताता राठी, अमन ने शांत रहकर कहा, तो तुम सायरन बजाते हुए आते और ये मकड़ी अपने बिल में छुप जाती। मुझे इस सिस्टम को अंदर से समझना था। तो क्या मिला तुम्हें? राठी ने चारों तरफ देखा। वो बुढ़ा तो भाग गया, अंधेरे का फायदा उठाकर निकल गया वो। अब हमें कैसे ढूंढेंगे? इन 50 लोगों में से वो कौन था, हमें क्या पता? अमन ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर पसीना पोंछा। वो भाग गया है राठी, लेकिन वो अपनी पहचान मेरे दिमाग में छोड़ गया है। अमन राठी को हॉल के कोने में ले गया। राठी, वो कोई मामूली अपराधी नहीं है। मैंने उससे बात की। मैंने उसे बहुत करीब से देखा है। उसने मास्क पहना था। रा, राठी ने झुंझलाते हुए कहा। मास्क से उसने तुमने उसे कैसे पहचान लिया अमन? मास्क चेहरा छुपा सकता है राठी, फितरत नहीं, अमन ने कहा। मैंने 3 चीजें गौर की। पहली बात, जब वो मुझसे बात कर रहा था तो उसका लहजा किसी गुंडे का नहीं था। उसने धमकी नहीं दी, उसने एक दलील पेश की। उसके शब्द थे व्यवस्था, अधीरता, ठोस सबूत। राठी, ये भाषा एक वकील की होती है, एक ऐसा आदमी जिसे कोर्ट रूम में बहस करने की आदत हो। दूसरी बात, उसने मुझे घूर कर देखा था। उसकी आंखें अजीब थीं। उसने काले रंग के कॉन्टैक्ट लेंस पहने थे ताकि उसकी आंखों का रंग ना दिखे, लेकिन जब वो मेरी तरफ झुका तो उसका एक लेंस थोड़ा खिसक गया था। मैंने देखा कि उसकी बाईं आंख की पुतली में एक सफ़ेद धब्बा था, शायद मोतियाबिंद या बचपन की चोट। वो लेंस उसी सफ़ेदी को छुपाने के लिए था। और तीसरी और सबसे अहम बात, उसने हाथ में एक महंगी घड़ी पहनी थी। बात करते वक्त उसकी आस्तीन ऊपर उठी और घड़ी नीचे खिसक गई। उसकी कलाई पर, ठीक घड़ी के नीचे, एक गहरा काला तिल था, चने के आकार का। राठी सोच में पड़ गया। वकील जैसा लहजा, आंखों में सफेदी और कलाई पर तिल। अमन की आंखों में एक चमक थी। शायद वो दिमागी पहेली के टुकड़े जोड़ रहे थे। राठी, शहर में ऐसा कौन सा पावरफुल आदमी है जो कानून का पंडित है, जिसकी उम्र 60 के पार है और जो हमेशा काले चश्मे पहनता है? राखी की आंखें फटी रह गईं। बाप रे! एडवोकेट जेके दीवान। जेके दीवान, अमन ने नाम दोहराया। शहर का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर। वो मुजरिमों को जेल से छुड़ाता है और जो नहीं छूट पाते उन्हें गायब करके नई पहचान दे देता है। यही है उसका असली धंधा। लेकिन वो तो अंधा होने का नाटक करता है कभी कभी, राठी ने कहा। वो अंधा नहीं है, अमन ने कहा। वो बस उस सफ़ेद आंख को छुपाने के लिए चश्मा पहनता है।
और आज उसने लेंस पहने थे। राठी ने तुरंत अपना वॉकी टॉकी उठाया। कंट्रोल, फार्म हाउस के सारे निकास सील कर दो। मुझे एक बूढ़ा आदमी चाहिए, महंगे सूट में। शायद वो वकीलों जैसी भाषा बोल रहा हो। नहीं राठी, अमन ने रोका। वो बाहर नहीं गया होगा। दीवान चालाक है, उसे पता है पुलिस ने घेराबंदी कर ली। इस फार्म हाउस का नक्शा देखो। पुराने जमाने में अमीर लोग अपने घरों में पैनिक रूम या गुप्त रास्ते बनवाते थे। अमन स्टेज के पीछे वाली दीवार की तरफ बढ़ा, जहां से दीवान गायब हुआ था। वो यहीं कहीं है राठी, और हमें उसे तब पकड़ना होगा जब तक वो अपने काले कोट और कानून की किताब के पीछे छुप न जाए। अमन ने दीवार पर टंगी एक पेंटिंग को हटाया। उसके पीछे एक डिजिटल पैनल था। पिद्दू, अमन ने एयरपीस में कहा, तैयार रहो, हम पाताल में जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद अमन और इंस्पेक्टर राठी उस गुप्त लिफ्ट के अंदर थे। मैं बाहर से बैकअप टीम को लीड कर रहा था और सीढ़ियों के रास्ते नीचे जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो वहाँ शानो शौकत नहीं थी जो पर फार्म हाउस में थी। वहाँ सिर्फ नंगी ईंटों की दीवारें, सीलन और बदबू थी। ये किसी पुरानी काल कोठरी जैसी लग रही थी। राठी ने अपनी नाक पर रुमाल रखा। बाप रे, ऊपर स्वर्ग का नाटक और नीचे नर्क। अमन ने अपनी बंदूक तानी और आगे बढ़ा। सावधान राठी, मकड़ी अपने जाल के अंधेरे कोने में सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। गलियारे के दोनों तरफ लोहे के दरवाजे थे, छोटे छोटे कमरे जिनमें सलाखें लगी थी। अंदर से सिसकियां और कराहने की आवाज़ें आ रही थी। राठी ने एक दरवाजे की कुंडी तोड़ी। अंदर अंधेरे में एक आदमी सिकुड़ कर बैठा था। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और कपड़े फटे हुए। वो कोई और नहीं, राजीव वर्मा था। राजीव जी, अमन ने टॉर्च उसके चेहरे पर मारी। राजीव रोशनी देखकर डर गया। वो पीछे खिसकने लगा। नहीं नहीं, मैंने पैसे दे दिए हैं, मुझे मत मारो। शांत हो जाइए, राठी ने कहा। हम पुलिस हैं, आपकी पत्नी शालिनी ने हमें भेजा है। राजीव पुलिस शब्द सुनकर फुट फुट कर रोने लगा। अमन ने उसे पानी पिलाया। राजीव, दीवान कहाँ है? राजीव ने कांपते हुए बताया। वो भाग गया 15-20 मिनट पहले। उसने कहा पुलिस आ गई है। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? अमन ने पूछा। राजीव ने जो बताया वो रोंगटे खड़े करने वाला था। मैं अपनी मर्जी से आया था अमन जी, मुझ पर बहुत कर्ज है। दीवान ने वादा किया था कि वो मुझे गायब कर देगा और विदेश में नई पहचान देगा। मैंने उसे 5 करोड़ नकद दिए थे, लेकिन पैसे लेते ही उसने मुझे यहाँ कैद कर लिया। वो हमें नई जिंदगी नहीं देता था, वो हमें बस निचोड़ता था। वो हमें यहाँ रख कर हमारे घर वालों को ब्लैकमेल करने वाला था। वो कोई हाईटेक हैकिंग नहीं कर रहा था, ये बस एक पुराना गंदा और खौफनाक अपहरण का धंधा था। अमीर लोग खुद चलकर पिंजरे में आ रहे थे और फिर कभी बाहर नहीं जा पाते थे। तभी मेरी और पुलिस की बैकअप टीम वहां पहुंच गई। हमने उन सभी 10-12 कैदियों को बाहर निकाला। एम्बुलेंस बुलाई गई। इंस्पेक्टर राठी का गुस्सा देखने लायक था। वो बाहर आए और अपनी जीप के बोनट पर मुक्का मारा। उन्होंने वॉकी टॉकी उठाया। कंट्रोल, ये राठी बोल रहा है। कोड रेड, पूरे दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर सील कर दो। हर टोल प्लाजा पर चेकिंग लगाओ। सस्पेक्ट का नाम है एडवोकेट जे.के. दीवान। उम्र 60 साल, लेकिन हुलिया बदला हो सकता है। और सुन लो, मुझे वो जिंदा चाहिए। उसे अदालत के कटघरे में खड़ा करना है ताकि वो इन लोगों के साथ किए गए जुर्म का हिसाब दे सके। सूट एंड साइड का ऑर्डर नहीं है। रिपीट, उसे जिंदा पकड़ना है। जब पुलिस कैदियों को संभाल रही थी, अमन उस तहखाने के आखिरी छोर पर गया। वहां एक छोटा सा ऑफिस था, शीशे का केबिन। ये दीवान का निजी कमरा था। अमन अंदर गया। मेज पर फाइलें बिखरी थी, दराजें खुली थी। दीवान बहुत हड़बड़ी में भागा था। अमन ने कूड़ेदान में देखा, कुछ नहीं। फिर उसने मेज के नीचे एक छोटे से गुप्त दराज को टटोला। वहां एक भूरे रंग का लिफाफा छूट गया था। अमन ने जब उसे खोला
मैं दौड़कर अमन के पास गया। अमन, दीवान का कुछ पता चला? क्या वो भाग गया? अमन ने वो लिफाफा मुझे दिखाया। उसके अंदर एक टिकट की फोटोकॉपी रखी थी, जो कि हवाई जहाज की नहीं थी, किसी ट्रेन की भी नहीं थी। वो थी एक शिपिंग कंपनी की टिकट। द रॉयल स्टार क्रूज, कार्गो एंड पैसेंजर, रूट मुंबई पोर्ट टू दुबई, प्रस्थान समय सुबह 6 बजे, और टिकट थी अगले दिन की। जहाज? मैं हैरान था। लेकिन हम तो दिल्ली में हैं। दीवान चालाक है, अमन ने कहा। उसे पता था कि दिल्ली से फ्लाइट लेना खतरनाक है। एयरपोर्ट पर उसका चेहरा पहचाना जा सकता है, और इसीलिए उसने पानी का रास्ता चुना। वो शायद अभी गाड़ी से या किसी प्राइवेट चार्टर से मुंबई की तरफ भाग रहा होगा, ताकि सुबह वो सिप पकड़ सके। अमन ने टिकट राठी को दिखाई। राठी, बॉर्डर की नाकाबंदी काम नहीं आएगी। वो नेशनल हाईवे पर नहीं होगा, वो किसी छोटे रास्ते से निकल रहा होगा। पर कोई बात नहीं, हम उसे रोक कर रहेंगे, एक बेहतरीन तोहफे के साथ। राठी ने घड़ी देखी। कल सुबह 6 बजे है टिकट। हमारे पास वक्त बहुत कम है, अमन। अमन ने अपनी जेब से चाबी निकाली। तो फिर इंतज़ार किस बात का? चलो मुंबई चलें। दीवान को लगा कि वो समंदर में छुप जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता कि हम तूफान बनकर उसके पास आ रहे हैं। अगली सुबह अरब सागर के गहरे नीले पानी पर द रॉयल स्टार शिप शान से चल रहा था। मुंबई का तट अब दिखाई भी नहीं दे रहा था। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। शिप के सबसे आलीशान स्वीट में एडवोकेट जे के दीवान अपनी बालकनी में खड़ा था। उसके हाथ में एक वाइन का ग्लास था। हवा उसके सफ़ेद बालों को उड़ा रही थी। उसने गहरी सांस ली, आज़ादी की सांस। गुड बॉय इंडिया, दीवान मुस्कुराया। गुड बाय अमन। तुम जमीन पर लकीरें पीटते रह गए और मकड़ी समंदर पार कर गई। उसे लगा खेल खत्म हो गया। उसे लगा वो जीत गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि खेल अभी भी बाकी है। दीवान अपने कमरे में वापस आया और सोफे पर लेट गया। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। ठक ठक ठक। कौन है? दीवान ने झुंझलाते हुए पूछा। बाहर से एक दबी हुई आवाज आई। रूम सर्विस सर, आपका कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। दीवान को भूख भी लगी थी। उसने घड़ी देखी। सुबह के 9 बज रहे थे। आ जाओ, उसने कहा। दरवाज़ा खुला। एक वेटर अंदर आया। उसने सफ़ेद यूनिफॉर्म पहन रखी थी, सिर पर एक टोपी और चेहरे को थोड़ा सा झुका रखा था। वह एक खाने की ट्रॉली धकेल रहा था। दीवान ने उसे गौर से नहीं देखा। वो बस अपनी वाइन का आनंद ले रहा था। मेज पर रख दो, दीवान ने हुक्म दिया। वेटर ने ट्रॉली को दीवान के बिल्कुल सामने खड़ा कर दिया। ट्रॉली के ऊपर एक बड़ी चांदी की प्लेट थी, जो एक गुंबद जैसे ढक्कन से बंद थी। दीवान ने पूछा, क्या है इसमें? मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। वेटर ने बहुत ही अदब से जवाब दिया, ये शिप के कैप्टन की तरफ से एक खास तोहफा है सर, हमारे वीआईपी गेस्ट के लिए। दीवान का अहंकार फूल गया। खोलो इसे। वेटर ने अपना हाथ ढक्कन के हैंडल पर रखा। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था। सिर्फ बाहर लहरों की आवाज़ आ रही थी। वेटर ने धीरे से ढक्कन उठाया। दीवान के मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फटी रह गईं। उसके हाथ से वाइन का ग्लास छूट गया और कालीन पर गिरकर टूट गया। प्लेट में कोई खाना नहीं था। वहाँ चांदी की प्लेट के बीचों बीच उसका वही सुनहरा मास्क रखा हुआ था, वही मास्क जो उसने कल रात फार्म हाउस में पहना था। दीवान का सांप सूंघ गया। ये ये यहाँ कैसे? नाश्ता पसंद नहीं आया दीवान साहब? वेटर ने अपनी टोपी उतारी और अपना सिर उठाया। वो चेहरा, वो मुस्कान, दीवान उसे कभी नहीं भूल सकता था। वो था जासूस अमन। तुम? दीवान हड़बड़ा कर सोफे से पीछे गिरा। तुम यहाँ कैसे आए? ये शिप चल चुका है।
हम इंटरनेशनल वाटर्स की तरफ जा रहे हैं। अमन ने मेज से एक अंगूर उठाया और हवा में उछाला। गलत फहमी दीवान साहब, शिप अभी भी भारतीय जल सीमा में है। और रही बात मेरे यहाँ आने की, तो जब आप मुंबई पोर्ट पर अपनी वीआईपी एंट्री ले रहे थे, तब मैं किचन के रास्ते वेटर बनकर चढ़ चुका था। दीवान का चेहरा अब लाल पड़ गया था। वो गुस्से में दरवाजे की तरफ भागा। गार्ड्स, कैप्टन। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, बाथरूम का दरवाज़ा धड़ाम से खुला और कनेक्टिंग रूम का दरवाज़ा भी खुल गया। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है वकील साहब, एक कड़क आवाज़ आई। इंस्पेक्टर राठी बाथरूम से बाहर निकले, हाथ में हथकड़ी लिए, और मैं कनेक्टिंग रूम से बाहर आया, हाथ में वीडियो कैमरा लिए ताकि इनकी गिरफ्तारी रिकॉर्ड कर सकूं। इंस्पेक्टर राठी, दीवान की आवाज़ अब कांप रही थी। सरप्राइज, राठी हंसे। तुम्हें क्या लगा तुम समंदर में तैरोगे और हम किनारे पर खड़े होकर हाथ हिलाएंगे? दीवान अब चारों तरफ से घिर चुका था। उसने अपना आखिरी दांव खेला, कानून का दांव। तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, तुम्हारे पास वारंट नहीं है, ये एक तरह की किडनैपिंग है। अमन धीरे धीरे उसके पास गया और प्लेट से वो गोल्डन मास्क उठाया। वारंट की चिंता मत करो दीवान, हमारे पास राजीव वर्मा और उन 12 लोगों के बयान हैं जिन्हें तुमने कैद किया था। और ये मास्क, इस पर तो तुम्हारी उंगलियों के निशान भी हैं। फॉरेंसिक लैब में ये साबित हो जाएगा कि मकड़ी तुम ही हो। अमन ने मास्क दीवान के हाथ में थमा दिया। ये रख लो, जेल में पुरानी यादें ताज़ा करने के काम आएंगे। राठी ने आगे बढ़कर दीवान के हाथों में हथकड़ी पहना दी। एडवोकेट जेके दीवान, राठी ने कहा, यू आर अंडर अरेस्ट। दीवान ने घुटने टेक दिए। उसका सारा घमंड, सारी चालाकी उस बहते हुए समंदर के सामने बेबस थी। अमन ने बालकनी की तरफ देखा। पिद्दू, बाहर देखो, नज़ारा कितना खूबसूरत है। बुराई का अंत और सूरज की शुरुआत। हमने दीवान को कोस्ट गार्ड की बोट के हवाले किया जो शिप के पास आ चुकी थी। अब मकड़ी अपनी ही जाल में फंसकर हमेशा के लिए डूब गई। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। ये कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल पर हर रात एक नई कहानी आ जाती है, उसे भी सुनें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। और यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।